स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज बात होगी एक अस्पताल की जिसका इलाज एक जांच एजेंसी करने वाला है। जहां ईडी ने छापेमारी की है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है वो पल्स अस्पताल है जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा द्वारा संचालित है, और वही पूरी कार्रवाई का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। कैसे बना अस्पताल, किसकी जमीन पर बना अस्पताल, और कैसे भ्रष्टाचार को वहां पर बढ़ावा मिला है, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत। तो एक सवाल के साथ हम इस खबर की शुरुआत करते हैं। क्या पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल में मरीजों की सेवा के नाम पर काला खेल चल रहा है? क्या ईडी की कार्रवाई में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसके बाद पल्स हॉस्पिटल पर ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है? सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है और जल्द ही ईडी पल्स अस्पताल को अटैच भी कर सकता है। क्या पल्स अस्पताल मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है? क्या पल्स अस्पताल में खपाया जाता है काला धन? क्या पल्स अस्पताल के निर्माण में लगी ब्लैक मनी? ऐसे कई सवाल हैं जो पल्स अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो पल्स अस्पताल की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है। पल्स हॉस्पिटल को जल्द अटैच कर सकता है ईडी। सूत्र बताते हैं अस्पताल बनाने में खपाया गया काला धन। पल्स हॉस्पिटल बनाने में करीब 120 करोड़ की लागत। अस्पताल बनाने के लिए सिर्फ 23 करोड़ लिए गए। कहां से आए बाकी के 100 करोड़ रुपए? पूजा सिंघल और उनके पति के पास कहां से आए 100 करोड़? एचडीएफसी बैंक से लिया गया था 23 करोड़ का लोन। एक हफ्ते के भीतर सील हो सकता है पल्स अस्पताल। पूजा एंड कंपनी के नाम पर 20 शेल कंपनियों का खुलासा। 20 शेल कंपनियों के बारे में ईडी कर रही जांच। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यानी कि करीब 36 घंटे तक ईडी की जो टीम है वो रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में मौजूद रही। उस दौरान ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई लैपटॉप और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मिला है। फिलहाल यह सूचना आ रही है कि हो सकता है पल्स अस्पताल को ईडी की जो टीम है वो अटैच करते हुए सील कर सकती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा ने एचडीएफसी बैंक से पल्स अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपए लोन लिया था, जबकि पल्स अस्पताल के निर्माण में 120 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि बाकी बचे 97 करोड़ रुपए कहां से आए थे। फिलहाल यह भी सूचना आ रही है कि ईडी जो है वो इस बात की जांच कर रही है कि कहीं पल्स अस्पताल का इस्तेमाल काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए तो नहीं किया जा रहा था। सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि हो सकता है आने वाले कुछ घंटे के बाद पल्स अस्पताल नए मरीजों के भर्ती पर रोक लगा सकता है। इस मामले में पूजा के पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किया। ईडी के जोनल ऑफिस में दोनों से पूछताछ की गई। वही आरोप है कि पल्स अस्पताल की जमीन भी है अवैध। पल्स अस्पताल का एक हिस्सा भुजहरी जमीन पर है। भुजहरी जमीन आदिवासी जमीन की श्रेणी में आता है। भुजहरी जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। भुजहरी जमीन की कैसे और किसने की खरीद बिक्री? जाहिर है पल्स अस्पताल में मरीजों की सेवा के बहाने काला खेल चल रहा था, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई में उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया।
ऐसे में पल्स अस्पताल पर गाज गिर सकती है, हॉस्पिटल सील हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ होता है, ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या पल्स अस्पताल सील हो जाएगा, यह सभी आने वाला समय में ही पता चल सकेगा। सहयोगी सुशील के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो पल्स हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने को ईडी तैयार है, क्योंकि जो 2 दिन तक कार्रवाई हुई ईडी की, पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी हुई है, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनके सगे संबंधियों के यहां ईडी की टीम पहुंची है, उनके पति के यहां पहुंची है टीम और सीए की यहां भी टीम पहुंची है। मगर दूसरे दिन भी जहां एक जगह जो छापेमारी जारी रही है वो पल्स अस्पताल, यानी कि जो सेंटर रहा है इस पूरे खेल का, इस पूरे भ्रष्टाचार का, वो पल्स अस्पताल रहा है। और पल्स अस्पताल का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि इनकी जो काली कमाई है उसको वहां पर ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके। और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नए मरीजों को लेने की इजाजत नहीं है पल्स अस्पताल को, यानी संकेत साफ है, अगर इस सूचना में दम है तो पल्स अस्पताल को ईडी सीज करेगी, क्योंकि ये इमारत जो खड़ी है सेवा के नाम पर, वो भ्रष्टाचार के पैसे से बनी है और वहां पर भ्रष्टाचार का खेल जारी है। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत है और धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अधिवक्ता हाई कोर्ट के। धीरज जी, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हम सनी और इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हम इमरान का रुख करेंगे। इमरान, सीधा सा सवाल है, सीधा सटीक सवाल है कि ईडी की कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, तमाम जगहों पर छापेमारी हुई, मगर वो छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। सिर्फ एक जगह, वो पल्स अस्पताल है, यानी कि भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, जो सेंटर है इस पूरी कार्रवाई का, वो पल्स अस्पताल उभर कर सामने आया है। सारिफ, जिस तरह से इस पूरे कार्रवाई को हम देखें तो कहीं न कहीं पल्स अस्पताल जो सेंटर पॉइंट बना, वजह बनी कि वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद होना या फिर लोन से जुड़े या जमीन से जुड़े जो साक्ष्य छुपाने की बात कही गई हो, या फिर लोन के जरिए जिस तरह से जो दर्शाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो बताया जाता है कि करोड़ रुपए खर्च होने के साथ साथ पल्स हॉस्पिटल की जो जमीन है और जो जगह है उसे लेकर के अक्सर कई सवाल खड़े उठते रहे हैं। इसलिए ईडी के द्वारा जो कार्रवाई जब की गई थी तो इसमें देखा गया था कि जो पल्स हॉस्पिटल में जो छापेमारी हुई और वहां जब कागजी कार्रवाई की जा रही थी और जब जब्ती सूची तैयार की जा रही थी, तो शायद सबसे ज्यादा घंटे तक जो ईडी की टीम है वह पल्स हॉस्पिटल में ही रुकी। पल्स हॉस्पिटल में ही सबसे बड़ी टीम ईडी की मौजूद रही थी, जो कि पल पल की सारी जानकारियां जुटा रही थी कि आखिर ये पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जो जगह है, इसके जो ट्रांजेक्शन है या फिर दूसरे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो किस तरह से अर्जित की गई है। क्योंकि यह बताया जाता है कि कई बड़े अधिकारियों के जो पैसे हैं, जो काले धन के जो पैसे अर्जित किए गए थे, उन पैसों से पल्स हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था ताकि जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के रूप में तब्दील किया जा सके। उस मुद्दे को हम लेकर आगे बढ़ते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, 23 करोड़ रुपए लोन लिए गए एचडीएफसी बैंक से और 123 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस अस्पताल के निर्माण में। सवाल सीधा और सटीक है, कहां से आए लगभग 100 करोड़ रुपए? ये काला धन नहीं तो और क्या था? सत्यव्रत हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल सारिफ, आवाज जी जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं सारिफ। सत्यव्रत, सवाल सीधा और सटीक है। 23 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया गया निर्माण कराने के लिए पल्स अस्पताल का। खर्च हुए 123 करोड़ रुपए, यानी लगभग 100 करोड़ रुपए कहां से आए? और ये कहने से कोई गुरेज नहीं है मुझे इस वक्त कि वो काले धन थे जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल निर्माण में कराया गया। सारिफ, आपने और शायद उसी 100 करोड़ का जो हिसाब है वो ईडी की टीम खोज रही है कि आखिर मैडम के पास इतने पैसे आए कहां से आए।
आप समझिए कि जिस मैडम के चेला चपाटियों के पास से 25 करोड़ और 17 करोड़ रुपए आसानी से मिल जा रहे हैं, उस मैडम को 23 करोड़ रुपए शायद बैंक से लोन लेने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी कि लोगों को दिखाना था, सरकार को दिखाना था, संबंधित विभाग को दिखाना था कि लोन लेकर जो है वो अस्पताल खोला गया है। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूं सारिफ कि मेरे पीछे जो ये पल्स अस्पताल है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप याद कीजिए कि पूजा सिंघल के जितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, सबसे ज्यादा समय तक जो छापेमारी है वो मेरे पीछे इसी पल्स अस्पताल में चली थी। करीब 36 घंटे तक जो ईडी के जो अफसर है, जो पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इस अस्पताल में मौजूद थे और शायद इसी अस्पताल को सेंटर बनाते हुए जितने भी जगहों पर छापेमारी चल रही थी, चाहे रांची के विभिन्न इलाके हो या फिर बिहार का मुजफ्फरपुर हो या फिर हरियाणा, गुड़गांव, जिन जिन जगहों पर छापेमारी की गई है, शायद इन सभी छापेमारी में जो है वो सेंटर केंद्र जो है वो पल्स अस्पताल ही रहा था। आप समझिए कार्रवाई का सत्यव्रत हम चाहेंगे कि आप जानकारी देते हुए भ्रष्टाचार की उस इमारत को भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि वहां अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगातार वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सत्यव्रत, उस इमारत को भी हम चाहेंगे कि आपके मार्फत दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचे। जैसे ही कोरोना का संक्रमण आया, शायद पल्स की किस्मत सत्यव्रत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब वापस उसे संपर्क करेंगे और आपको दिखाएंगे उस भ्रष्टाचार की इमारत को और वहां अभी भी चल रहे कंस्ट्रक्शन को। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। राकेश, जिस तरह से कोरोना काल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें खुलासा हुआ था किस तरह से पैसा बनाने की कोशिश पल्स अस्पताल कर रहा है। पैसा कमाने के लिए दो जरिए होते हैं राकेश, जो आप और हम करते हैं कि मेहनत करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, मगर पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, अगर यह कहा जाए कि एक हवस है पैसा कमाने की उनके अंदर, तो यह कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशा था इन लोगों ने और इनको बेनकाब न्यूज 11 भारत ने किया था स्टिंग ऑपरेशन कर ये उसी वक्त समझ में आ गया था कि पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राकेश, जब कोरोना का जो काल था, जो 2 साल तक जो त्रासदी पूरे देश से ही झारखंड ने देखी, और उस त्रासदी में कैसे पल्स अस्पताल ने पैसा बनाने का काम किया, किस तरीके से पैसा छापने का काम किया शारिफ, इससे पूरी जो जनता है झारखंड की वो अछूती नहीं है। हर किसी को पल्स के बारे में जानकारी है। न्यूज़ 11 लगातार ऐसी खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाता रहा। कई सारे स्टिंग हमले किए पल्स अस्पताल को लेकर, और आमतौर पर उस कोरोना काल में जो भी मरीज वहां इलाज के लिए जाता था, शारिफ आपको भी पता होगा कि 4 लाख 5 लाख से कम का बिल किसी इंडिविजुअल मरीज का नहीं बनता था। दवाइयां क्या दी जा रही है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। खाने पीने का जो बिल आता था 1 लाख 1.25 लाख का बिल आ जाता था। इंजेक्शन पड़ते थे तो 40,000 50,000 के इंजेक्शन पड़ते थे। किस चीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है कोई जानकारी नहीं है। फाइनली जब ट्रीटमेंट होकर पेशेंट जब घर जाता है तो उसके हाथ में 5 लाख का बिल थमा दिया जाता था। तो ये चीजें हुई हैं, और बीते 2 बरस में जिस तरीके से पल्स अस्पताल ने पैसा बनाया, जाहिर तौर पर ईडी के निशाने पर था, कई सारी एजेंसियों के निशाने पर था, और आज जिस तरीके से पल्स को लेकर जांच हो रही है, ईडी का शिकंजा जिस तरीके से लगातार मजबूती के साथ कसता जा रहा है, अब इस बात के संकेत, इस बात की बातें निकल कर आ रही ईडी की तरफ से कि हो सकता है कि पल्स को आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में अटैच कर दिया जाए या फिर सील कर दिया जाए। जो जानकारी हमारे सहयोगी सत्यव्रत दे रहे हैं कि अब नई मरीजों की एंट्री नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पल्स को भी इस बात का संकेत हो रहा है। राकेश, अगर सील कर दिया जाएगा इस अस्पताल को तो कहीं से भी कोई बुरा लगने वाली बात नहीं, क्योंकि पल्स अस्पताल कोई सेवा भाव से नहीं लाया गया है और वो गरीबों की सेवा नहीं कर रहा है, उन्हें फ्री में इलाज नहीं करता है, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पल्स ने पेश नहीं किए कि अगर किसी अस्पताल को सील किया जाए तो जनता होने झारखंड की जनता के लिहाज से मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे वहां से उदाहरण नहीं आया है। वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार जुड़े हुए। धीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धीरज जी, सवाल आपसे यह है कि आप पूरी कार्रवाई को न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट इस पूरी कार्रवाई की जो दिखा रहा है कोई चैनल, वो न्यूज़ 11 भारत हम दिखा रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, हमें इस बात की उम्मीद भी है। आगे क्या नेक्स्ट व्हाट, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है सीए सुमन कुमार सिंह के खिलाफ, मगर अब जो
बातें आ रही है कि पैसे किसके हैं और उसके संपर्क निकल रहे हैं और ईडी आज पूछताछ कर रही है अभिषेक झा और सुमन कुमार सिंह को सामने सामने बैठाकर, तो तमाम चीजें स्पष्ट होती चली जा रही है। और पल्स अस्पताल के 11 अकाउंट्स भी मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुए। तो नेक्स्ट व्हाट, कानून की किताब में अब आगे क्या कुछ हो सकता है, इसकी जानकारी हम चाहेंगे आपके मार्फत दर्शकों को मिले। देखिए, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, ये तो जांच का विषय है। अभी किन किन लोगों के जांच के दायरे में आते हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो केस दर्ज किया जाता है, इसमें 2002 का जो एक्ट आया था जी, उसके अनुसार 3 से लेकर के 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। जी धीरज जी, इसमें कई तरह से मनी को ट्रांसफर किया जाता है। इसमें मनी को जो है कुछ छोटी छोटी कंपनियां बनाकर, जो कि फर्जी कंपनियां होती हैं, उनके थ्रू पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करके फिर वापस लाया जाता है और उसे वैध किया जाता है। उसी को मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूप कह सकते हैं। तो इसमें आय के जो स्रोत हैं उसकी वो जांच का विषय है। आय के स्रोत अगर सही पाए जाए तो ठीक है, नहीं पाए जाएंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे और जिन पर भी जो भी उस जांच के दायरे में आते हैं उनको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। धीरज जी, जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान है इसमें क्या, क्योंकि जनता के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे, योजनाओं के पैसे, अलग अलग योजनाओं के पैसे का बंदरबाट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। निश्चित रूप से वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी दायरे में आएंगे और उसमें सेक्शन 45 के अंदर जो है उसका जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। धीरज जी, आपको रोकेंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी ने मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल कई राज उगलेगा। तो पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। पूजा सिंघल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि डायरी ईडी ने जब्त की है जिसमें कई अहम जानकारियां ईडी के हाथ लगी। अब पूजा सिंघल का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। ये बातें अब ईडी को और बल देगी अपने जांच में कि कहां कॉल होते थे, किससे चैट्स होते थे, व्हाट्सएप चैट किसके किसके साथ है, किसके साथ दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बातचीत है और उस बातचीत में क्या कुछ है, ये तमाम जानकारी अभी ईडी के हाथ लगेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया है। पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है अब, क्योंकि ईडी के हाथ डायरी के बाद मोबाइल लगा है और मोबाइल से अब कई अहम राज भी ईडी को मिलेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराए, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया गया। ईडी ने जब्त कर लिया है मोबाइल और उस मोबाइल से कई जानकारियां ईडी के हाथ लगेगी। आपको बताएं कि इससे पहले एक डायरी बरामद की गई है पूजा सिंघल की, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है कि उसमें कई नेता मंत्री विधायकों के नाम नंबर अंकित है, कई बिल्डर्स के, कई व्यवसायियों के भी उसमें नाम और नंबर मौजूद है। और अब ये एक बड़ी खबर है कि मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। अब पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कहा जाता है कि आप कितनी बड़ी भी चोरी कर ले, आपको भले ये लगे कि आप कानून की नजरों से बच गए, लेकिन कानून के लंबे हाथ आपके गिरबान तक जरूर पहुंच जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप आम है या खास या बेहद खास। पूजा सिंघल सरकारें किसी की भी रही हो, बेहद खास रही है अफसर, और आज उनकी ये स्थिति है कि उनके खिलाफ ईडी की दबिश लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और सफलताएं ईडी को मिल रही है, जानकारियां मिल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल ईडी की गिरफ्त में होंगे और सलाखों के पीछे।
तो ईडी की बड़ी कार्रवाई और जो सबसे अहम सुराग ईडी के हाथ लगा वो पूजा सिंघल की डायरी सबसे पहले मिली है, जिसमें कई नेता मंत्री विधायकों के नाम नंबर अंकित है। और अब दूसरी सफलता ईडी के हाथ लगी है कि पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया गया। पूजा सिंघल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी हमारे साथ, तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव। हमारे साथ अधिवक्ता भी झारखंड हाई कोर्ट के जुड़े हुए हैं। इमरान, पहले डायरी अब मोबाइल, यह संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है और जल्द ही ईडी का शिकंजा अब पूजा सिंघल पर कसने भी वाला है। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत पूजा सिंघल से ही शुरू हुई थी और पूजा सिंघल के घर पर जब छापामारी की गई थी तो कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गए थे। इसके बाद जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जांच के क्रम में कई दस्तावेज जब बरामद किए गए तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन हर एक किसी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण अंग के रूप में आजकल शामिल है। वो हर कड़ियों को खोलने के लिए सक्षम होता है मोबाइल फोन, क्योंकि कहा जाता है कि जब अपराधियों को भी पकड़ने के लिए जब पुलिस परेशान रहती है तो कहीं ना कहीं मोबाइल ही वो सहारा बनता है जिसके जरिए लोग उस तक पहुंच पाते हैं। तो ईडी की टीम भी पूजा सिंघल के जो मोबाइल फोन है उसकी जांच करेगी और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि पूजा सिंघल के द्वारा किन किन लोगों से बातचीत की जाती थी और किन किन तरह के चैट व्हाट्सएप सहित अन्य चीजों पर मौजूद रहते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आजकल लोग अपनी गोपनीयता को रखने के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या फिर अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करते हुए सारी चीजों को अंजाम देते हैं। इसलिए ईडी की टीम ने व्हाट्सएप जो पूजा सिंघल के जो मोबाइल फोन है उनको खंगालने के लिए उनके मोबाइल की सारी जानकारियां जुटाई गई। जुटाने के बाद ये सारी चीजें और भी परत परत खुलेगी। इतना तो साफ है कि जिस वक्त से ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से पूजा सिंघल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई और अब तक देखें तो अभिषेक झा को भी पुलिस ने अपने पास बुला रखा है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। तकरीबन अभी 7:30 बजने वाले हैं। सुबह 9 बजे अभिषेक झा को यहाँ पे बुलाया गया था। तकरीबन 9-10 घंटे होने को है और लगातार पूछताछ की जा रही है। तो मतलब साफ है, ईडी ने अपने रुख को साफ दर्शा दिया है कि किसी भी कीमत में वैसे लोग जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं या फिर वैसे लोग जो करोड़ रुपए अवैध रूप से अर्जित किए गए थे, इन रुपयों का हिसाब किताब इस तमाम लोगों को देनी ही होगी। अगर इन तमाम पैसों का हिसाब किताब नहीं देते हैं तो उनके जो ठिकाना होगा वो रांची का होटवार का होगा। तो पाई पाई का हिसाब होता, मगर ये तो भ्रष्टाचार के पैसे हैं, कहां से इसका हिसाब आएगा? सत्यव्रत, सवाल आपसे ये है कि जो राकेश से भी चर्चा हो रही थी, सत्यव्रत आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जो राकेश से भी चर्चा हो रही थी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, ईमानदारी से पैसे कमाता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे उन्हें मिल रहे हैं, पद में रहते हुए तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, घर मिला है, गाड़ी मिली है, बॉडीगार्ड मिली, इज्जत सम्मान सब कुछ मिला है, मगर हवस पैसे कमाने की ऐसी है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूजा सिंघल इसका उदाहरण है और दूसरा बड़ा उदाहरण है अभिषेक झा, जो उनका पति है, जिसने कोरोना जैसे काल में जब इंसानियत में सब लोग नजर आ रहे थे, आपदा में अवसर उसने तलाशा है। उस वक्त के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला था कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। तो पैसे आ रहे हैं और पैसे कमाने की जो हवस है कहीं ना कहीं आज इन लोगों को मुश्किलें में डाल दी है। और सवाल आपसे यह है सत्यव्रत की, उस 100 करोड़ का हिसाब कहां से लाएंगी पूजा एंड कंपनी? बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और मुझे भी ये बात समझ नहीं आती है कि इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा आवास, इतना अच्छा बंगला, बॉडीगार्ड होने के बावजूद मैडम को आखिर पैसे की इतनी क्या जरूरत थी? आप समझिए कि 2000 बैच की एक आईएएस महिला महज कुछ साल के अंदर में पता नहीं मैडम को कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिला कि मेरे पीछे इतना बड़ा यह पल्स अस्पताल देखते ही देखते खड़ा हो गया। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं चल सका कि कब यह बहुमंजिलीय इमारत खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त जब इस अस्पताल का निर्माण चल रहा था सारिफ, तो लक्ष्य यही था कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। और यही कारण है कि आनन फानन में 100 करोड़ रुपए कहां से मैडम ने लगा दिए, इस मैडम को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कहां से इतने पैसे आए, क्योंकि पैसे आने के जो इनकम के जो सोर्स हैं वो मैडम के इतने सारे हैं कि मैडम को भी कुछ याद नहीं रहता है। आप समझिए कि कोरोना के पहले संक्रमण काल में जब लॉकडाउन था, मेरे पीछे जो यह सड़क है बरियातू का मुख्य सड़क है, जहां आपको मोटरसाइकिल कार का एक हॉर्न नहीं सुनाई देता था, तब उस वक्त मेरे पीछे इस पल्स अस्पताल में
400 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात काम किया करते थे, क्योंकि लक्ष्य था कि जल्द से जल्द अस्पताल बन जाए और कोरोना के संक्रमण काल में जितना ज्यादा हो सके पैसा कमा लिया जाए, जितना ज्यादा जो ब्लैक मनी है उसे अस्पताल के नाम सत्यव्रत, हम यहीं से चर्चा जारी रखेंगे आपके साथ। और ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लिए जाए, ये गलत शब्द है। ज्यादा से ज्यादा लूट मचा ली जाए, ये सही शब्द है। सत्यव्रत आप बने रहिए, इमरान आप भी बने रहिए। धीरज साहब हमारे साथ जुड़े हुए अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है झारखंड हाईकोर्ट के, वो भी हमारे साथ बने रहेंगे। इस खबर पर चर्चा जारी रहेगी, मगर यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर के साथ, जहां आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मोबाइल जब्त कर लिया गया। ईडी ने मोबाइल किया है जब्त। बढ़ने वाली है पूजा सिंघल की मुश्किलें, क्योंकि इससे पहले एक डायरी बरामद की है ईडी के अधिकारियों ने, जिसमें कई नेता मंत्री विधायकों और व्यवसायियों के नाम नंबर अंकित है, साथ ही साथ निवेश की भी जानकारी है। और अब ये दूसरी मुश्किल जो बढ़ेगी पूजा सिंघल के लिए, वो ये है कि पूजा सिंघल का मोबाइल ईडी ने जब्त कर लिया है। अब मोबाइल उगलेगा भ्रष्टाचार के राज। पूजा के पाप लोग के भागीदारों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। ईडी को पूजा सिंघल के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें कई अधिकारी, नेता, विधायक और बिल्डर के नाम और पते हैं, साथ ही लेन देन और निवेश की पूरी जानकारी है। ऐसे में ईडी जल्द ही कई सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक सकती है। आईएएस पूजा सिंघल पर कसता जा रहा शिकंजा। पूजा के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ। सीए सुमन और अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब। आईएएस पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम ने सवालों की बौछार कर दी। सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए मिले थे। सूत्रों की माने तो इस पैसे के बारे में दोनों से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, साथ ही कई और सवाल जवाब भी किए। इधर सूत्रों की माने तो ईडी को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास से एक डायरी मिली। ईडी को मिली पूजा सिंघल की डायरी। कई बड़े अधिकारी, नेता, विधायक के नाम। डायरी में कई बिल्डरों के भी नाम और नंबर, लेन देन और निवेश के बारे में भी जानकारी। कई सफेद पोश हो सकते हैं बेनकाब। वही ईडी की कार्रवाई में अब तक कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई सफेद पोश बेनकाब भी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खुलासे। ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज। आईएएस पूजा सिंघल के घर से 2 पैन कार्ड जब्त। एक पर रांची का पता, दूसरे पर गाजियाबाद का। सीए के घर और दफ्तर के पते पर कई कंपनियां निबंधित। कई कंपनियों के निर्देशक हैं सीए के भाई पवन कुमार सिंह। पूजा की रिश्तेदार दीपिका और कमलेश सिंघल भी है निदेशक। ईडी की कार्रवाई में 20 से ज्यादा सेल कंपनियों का खुलासा। सेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को किया जाता था व्हाइट। सेल कंपनियों के खुलासे के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर है। सूत्रों की माने तो अग्रवाल दंपति सेल कंपनियों का संचालन करता था। सीए सुमन कुमार सिंह 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है। वहीं कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज मिलने और सेल कंपनियों के खुलासे के बाद ईडी ने सीबीआई को भी जांच की अनुशंसा की है। जाहिर है ऐसे में आने वाले दिनों में कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है।
रांची से मोहम्मद इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब बढ़ने वाली है, ईडी करेगा अब पल्स अस्पताल और भ्रष्टाचारियों का इलाज। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार भी जुड़े हुए। सीधे हम पहले रुक करेंगे अधिवक्ता साहब धीरज कुमार का। धीरज जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह से ये खेल होता है, ब्लैक को व्हाइट करने का खेल होता है, तो इस बात की जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि 20 सेल कंपनियों का भी पता चला है ईडी को अपने जांच के दौरान। पहली बात। दूसरी बात कि मैडम की डायरी, मैडम का मोबाइल जब्त हो गया है। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है पूरी मजबूती के साथ कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, तो अकेले मैडम के बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो तमाम लोग बेनकाब होंगे। ये जांच का विषय है और जो जांच के दायरे में आएंगे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और ईडी जो है मेनली दो तरह से एक्सरसाइज करती है। वो अपना एक तो जांच कर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, जो उनके कागजात हैं उनको खंगालते हैं जी, और उनको वो सीज करते हैं, अटैच करते हैं और उसको कॉन्फिस्केट करते हैं। उसके बाद उन पर फेमा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा है कि जो उस ऑफेंस में पाए जाते हैं उन पर 3 से 7 साल का जो सजा का प्रावधान है वो लागू होगा। धीरे साहब, इससे पहले आपसे जो सवाल था वो बीच में ही रह गया सवाल, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इस तरह के एलिगेशन अगर लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, सेल जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस जो हैं वो तो जब सिद्ध हो जाएंगे, करप्शन के चार्जेस आए हैं, उन आरोपों के घेरे में अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। उनके लिए यूपीएससी को उनका रेफरेंस भेजा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है पूजा सिंघल की। और अब एक बार फिर रुक करेंगे सत्यव्रत का। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, हम चाहेंगे कि आप जो जानकारियां दे रहे हैं उसके साथ उस भ्रष्टाचार की इमारत को भी आप दिखाइए, क्योंकि वहां पर 1000 करोड़ की जानकारी नहीं कि कहां से आया और कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। वही अस्पताल है जहां पर शव को बंधक बनाया जाता है कि मरीज के जो परिजन है जिसकी मृत्यु हो गई वो पैसे दे, वही अस्पताल है और वहां बड़े ठाठ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी दिखाइए। और जानकारी दीजिए कि किस तरह से पल्स जो है वो दिन रात लूट में लगा हुआ है, क्योंकि अब ये बात सिद्ध हो गई है कि पल्स अस्पताल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि तमाम लोगों के जो काले धन है उसे उसके जरिए वाइट किया जा सके। बिल्कुल सारिफ, सही कहा आपने। और शायद अब आपको अस्पताल नहीं कहना चाहिए बल्कि टकसाल कहना चाहिए। जी। टकसाल जहां हर दिन सिर्फ पैसे छापे जाते हैं, मरीजों के जेब पे डाका डाला जाता है, पल्स अस्पताल में किया जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ी अनियमितताओं का भंडार है पल्स अस्पताल। इसके नाम पर जो है वो कई बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम है। मैं आपको बताता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में एक कोरोना संक्रमित मरीज को पल्स अस्पताल में भर्ती किया गया था और मरीज की मौत हो गई इलाज के दौरान। परिजनों से 22 लाख रुपए लिए गए। आपने कभी सुना है कि 22 लाख रुपए देकर मरीज की मौत भी हो जाती है? अस्पताल का यह कारनामा है। और अब मैं आपको यह अस्पताल, सॉरी माफ कीजिएगा, टकसाल की तस्वीर दिखाता हूं सारिफ की। आप देखिए मेरे पीछे आपको जो यह बहुमंजिलिया इमारत दिख रहा होगा, शायद आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई 5 सितारा होटल है, लेकिन यह होटल नहीं है, यह अस्पताल है। आप देखिए कि अस्पताल में अभी भी निर्माण कार्य आपको दिख रहे होंगे। आप समझिए कि क्या कोई गाइडलाइन, कोई बायलॉज ऐसा कहता है कि अर्ध निर्मित भवन में, यानी कि जहां पहले से ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां किसी भी तरह की कोई गतिविधि, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी भी 500 से ज्यादा मरीज जो है अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, चिकित्सक मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं। और वैसे में बिल्डिंग का जो काम है, जो निर्माण कार्य है, वो चल रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी बांस बल्ली गिरता है सड़क पर, बरियातू सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पहली तस्वीर आपने देख ली सारिफ। अब दूसरी तस्वीर देखिए कि आपको बाहर पार्किंग में जो है वो मोटरसाइकिल दिख रहे होंगे। 10 मंजिला, पता नहीं 12 मंजिला इस इमारत में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।
सड़क पर लोग जो है वो गाड़ी लगाते हैं, तब जाकर अपने मरीज से मुलाकात कर पाते हैं। क्या इन सभी गाइडलाइनों का जो चेकिंग है वो उस वक्त नहीं किया गया था? क्योंकि मैडम इतनी रसूखदार हैं, मैडम इतनी बड़ी आईएएस हैं कि सभी नियम कानून को ताक पर रखकर इस अस्पताल का निर्माण किया गया था। और यही उद्देश्य था कि शायद जितने भी ब्लैक मनी कमाए जा रहे हैं उसे व्हाइट कैसे बदला जाए, इसी उद्देश्य के साथ शायद इस अस्पताल की शुरुआत की गई थी। आपको पता है सारिफ कि हमारे जो सूत्र हैं वो हमें लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर में ईडी जो है वो इस अस्पताल को सील कर सकती है। आपको याद होगा एनएस ओक्का का मामला, जब हिनू स्थित उसके आवास को ईडी ने सील किया और आज उसी में ईडी का ऑफिस है। हो सकता है कि ईडी जो है वो पल्स को जल्द से जल्द सील कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल जो शायद ईडी के लोग सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर 120-23 करोड़ का जो यह भवन है उसके लिए मात्र 23 करोड़ रुपए जो है वो HDFC से लोन लिए गए। आखिर बाकी का जो 100 करोड़ के करीब का जो पैसा है वो कहां से लाया गया, किसके पैसे हैं, कहां की कमाई है? फिलहाल इन सभी चीजों की ईडी जांच कर रही है। और जो सूचना हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि अभी से कुछ घंटे बाद जो नए मरीज हैं उन्हें शायद पल्स अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो है वो शायद हो सकता है कि जो पुराने मरीज भर्ती हैं वो जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे अस्पताल को खाली कर दिया जाएगा, नए मरीज आएंगे नहीं। हो सकता है, जो लगातार हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ईडी जो है वो पल्स अस्पताल को अटैच कर सकती है, सील कर सकती है। तारीफ जी, ऐसा ये कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये ईडी का मामला है और ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर इस तरह के उदाहरण पेश करने होंगे ऐसी जांच एजेंसियों को, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, जो भी करप्शन के इश्यूज देखती है उन्हें इस तरह के उदाहरण पेश करने होंगे। और सत्यव्रत ने, हमारे सहयोगी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एनोसेका पर भ्रष्टाचार के पैसों से इमारत खड़ी करने का आरोप लगा था, आरोप को सही पाया गया और आज वो उसे कार्यालय बनाया गया ईडी का और वहां से पूरे झारखंड के भ्रष्टाचार को मिटाया जा रहा है। तो इस तरह के जब तक उदाहरण नहीं बनेंगे, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके मन में खौफ पैदा नहीं होगा। जब भी लोग वो रास्ते से गुजरे ऐसे भवन को देखकर वो जरूर एक बार सोचे कि अगर भ्रष्टाचार में वो लिप्त होंगे और इस तरह के भवन को वो बनाएंगे या प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे तो वहां से उदाहरण मिलेगा वैसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, लगातार न्यूज 11 भारत छोटी सी छोटी हर खबर इस मसले से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, मगर जो मेन मुद्दा पकड़ आया है कि पूरी कार्रवाई ईडी की हुई है वो कहीं ना कहीं अब केंद्रित हो गई है पल्स अस्पताल पे। मैडम की डायरी जब्त हो चुकी है, मैडम का मोबाइल ईडी अधिकारियों ने ले लिया है और पल्स में 2 दिनों तक ईडी के अधिकारी रहे और पल्स के संचालक जो है अभी ईडी के अधिकारियों के सामने जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरा जो भ्रष्टाचार है वो पूरा केंद्रित है पल्स अस्पताल के इर्द गिर्द। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से इस पूरे कार्रवाई की शुरुआत हुई और उसके बाद अब जब पिछले 10 घंटों से अधिक समय तक अभिषेक झा को ईडी के दफ्तर पे बैठाया गया है, यहाँ पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो रही है और पुख्ता हो रही है कि अब जो जांच एजेंसी है वो पल्स अस्पताल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटानी चाहती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें खंगालनी चाहती है। शायद यही वजह है कि लगातार अभिषेक झा से ईडी के दफ्तर में कड़ी पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दौरान कई सवाल जवाब तलब किए जा रहे हैं, जो दस्तावेज मिले थे, जो जानकारियां मिली थी उसी के आधार पर। लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद लगातार कई जगहों पर हड़कंप देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि हर तरफ एक चर्चा का माहौल है और लोग मान भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर जिस तरह की कार्रवाई ईडी ने की है, आने वाले दिनों पर इस तरह की और भी कार्रवाई होने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, इन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आईएएस पूजा सिंघल पर जिस तरह से दबिश बनाई गई, उसके बाद अभिषेक झा पर दबिश बनाई गई। आज अभिषेक झा पिछले 10 घंटों से अधिक समय तक ईडी के दफ्तर पर बैठे हुए हैं। लगातार उनसे और सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है तो वो दिन दूर नहीं है कि पूजा सिंघल को भी ईडी तलब कर सकती है और ईडी के द्वारा यहाँ पे बुला करके पूछताछ किया जा सकता है। हालांकि अभी ईडी प्रयास कर रही है कि उनके
उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, उनसे सारी चीजों की जानकारी ली जाए और लास्ट में उन मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके इर्द गिर्द जांच की शुरुआत की गई थी। जिस तरह से छापेमारी की गई थी, चाहे वो पूजा सिंघल का आवास ही क्यों नहीं था, क्योंकि सुबह से लेकर के पूजा सिंघल के आवास में जब पहले दिन रात तक जब छापेमारी की गई थी, उस दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, कई चीजें बरामद की गई थी। उन्हीं के आधार पर आज अभिषेक झा को भी तलब किया गया। उस तलब के आधार पर ही लगातार पूछताछ की जा रही है। अभिषेक झा से पूछताछ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़ी जो बातें सामने आ रही थी, जो डायरी, जो पेन ड्राइव या फिर लैपटॉप या ऐसे दस्तावेज जो हॉस्पिटल से बरामद किए गए थे, उन तमाम चीजों की जानकारियां जो हैं वो अभिषेक झा को देनी है, क्योंकि हॉस्पिटल के संचालन में अभिषेक झा का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में इनकी जानकारी लेना ईडी के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए पल्स हॉस्पिटल से जुड़ी महत्वपूर्ण तमाम जानकारियों के लिए ईडी पिछले 10 घंटों से अधिक समय से अपने दफ्तर में बुला करके अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है। पल्स अस्पताल का और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अस्पताल संचालक का इलाज ईडी करेगा। और भारत के इतिहास में ये ईडी की उपलब्धि है कि ईडी ने जिस जिस मामलों में अपना हाथ डाला है वहां पर उपलब्धियां रही है ईडी की, और ईडी ने पूरे सिरे से वहां से भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। यह भी इतिहास रहा है। बहरहाल आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक खबर से रूबरू कराते हैं। क्या पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के नाम पर काला खेल चल रहा था? ईडी की कार्रवाई में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद पल्स हॉस्पिटल पर ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है और जल्द ही ईडी पल्स अस्पताल को अटैच भी कर सकती है। क्या पल्स अस्पताल मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है? क्या पल्स अस्पताल में खपाया जाता है काला धन? क्या पल्स अस्पताल के निर्माण में लगी ब्लैक मनी? ऐसे कई सवाल हैं जो पल्स अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो पल्स अस्पताल की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है। पल्स हॉस्पिटल को जल्द अटैच कर सकता है ईडी। सूत्र बताते हैं अस्पताल बनाने में खपाया गया काला धन। पल्स हॉस्पिटल बनाने में करीब 120 करोड़ की लागत। अस्पताल बनाने के लिए सिर्फ 23 करोड़ लिए गए। कहां से आए बाकी के 100 करोड़ रुपए? पूजा सिंघल और उनके पति के पास कहां से आए 100 करोड़? HDFC बैंक से लिया गया था 23 करोड़ का लोन। एक हफ्ते के भीतर सील हो सकता है पल्स अस्पताल। पूजा एंड कंपनी के नाम पर 20 शेल कंपनियों का खुलासा। 20 शेल कंपनियों के बारे में ईडी कर रही जांच। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यानी कि करीब 36 घंटे तक ईडी की जो टीम है वो रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में मौजूद रही। उस दौरान ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई लैपटॉप और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मिला है। फिलहाल यह सूचना आ रही है कि हो सकता है पल्स अस्पताल को ईडी की जो टीम है वो अटैच करते हुए सील कर सकती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा ने HDFC बैंक से पल्स अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपए लोन लिया था, जबकि पल्स अस्पताल के निर्माण में 120 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि बाकी बचे 97 करोड़ रुपए कहां से आए थे। फिलहाल यह भी सूचना आ रही है कि ईडी जो है वो इस बात की जांच कर रही है कि कहीं पल्स अस्पताल का इस्तेमाल काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए तो नहीं किया जा रहा था। सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि हो सकता है आने वाले कुछ घंटे के बाद पल्स अस्पताल नए मरीजों के भर्ती पर रोक लगा सकता है। इस मामले में पूजा के पति अभिषेक झा और CS सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किया। ईडी के जोनल ऑफिस में दोनों से पूछताछ की गई। वही आरोप है कि
कि पल्स अस्पताल की जमीन भी है अवैध। पल्स अस्पताल का एक हिस्सा भुजहरी जमीन पर है। भुजहरी जमीन आदिवासी जमीन की श्रेणी में आता है। भुजहरी जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। भुजहरी जमीन की कैसे और किसने की खरीद बिक्री? जाहिर है पल्स अस्पताल में मरीजों की सेवा के बहाने काला खेल चल रहा था, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई में उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। ऐसे में पल्स अस्पताल पर गाज गिर सकती है, हॉस्पिटल सील हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ होता है, ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या पल्स अस्पताल सील हो जाएगा, यह सभी आने वाला समय में ही पता चल सकेगा। सहयोगी सुशील के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो सवाल यह है कि अब ईडी ने शुरुआत कर दी है पल्स का इलाज करने के लिए, तो क्या आगे ईडी अटैच कर लेगी पल्स अस्पताल को, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की इमारत बनकर उभरी है। 123 करोड़ के आसपास की लागत लगी उसके निर्माण के लिए और 23 करोड़ रुपए लोन लिए गए एचडीएफसी बैंक से, तो बाकी के बचे 100 करोड़ आए कहां से? धीरज अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है झारखंड हाईकोर्ट के, हमारे साथ लगातार वो जुड़े हुए, उनसे सवाल लेते हैं। धीरज जी, आप झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड में निवास करते हैं, झारखंडी हैं, इस तरह के जब दाग लगते हैं सरकार पर या पूरे सिस्टम पर दाग लगते हैं, इससे पहले भी पूरी कैबिनेट ही सलाखों के पीछे पहुंच गई थी और अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर इस तरह के सीरियस एलिगेशन लगे करप्शन के, किस रूप में आप झारखंड को किस दिशा में जाता देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि करप्शन को रोकने के उपाय तो हो रहे हैं। हाँ। करप्शन रोकने के जो उपाय हो रहे हैं वो इसमें काफी खामियां हैं और उन खामियों का लाभ लेकर लोग करप्शन कर रहे हैं जी। इससे कहीं ना कहीं राज्य की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है। लेकिन इसे अभी मीडिया ट्रायल ही कहा जा सकता है। अभी इसके जांच के दायरे अभी लंबे हैं और ईडी अभी इसकी जांच कर रही है। कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है इसका तो खुलासा बाद में होगा। अभी सिर्फ जांच का विषय है जी। सवाल ये था, हालांकि ये कानूनी सवाल नहीं है, अभी दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। दोषी जाहिर तौर पर वो अभी आरोपी है, वो दोषी नहीं है और हम भी दोषी नहीं बोल रहे हैं। हम ईडी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ईडी इस मामले में क्या खुलासे करती है। आपसे जो सवाल है, हालांकि वो कानूनी सवाल नहीं है, बीइंग अ झारखंडी किस तरह से देखते हैं हम झारखंड को, किस ओर जाता देखते हैं जब एक नए राज्य को जो अभी जवान हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार की, उसके नींव को भ्रष्टाचार जिस तरह से खोखला कर रही है, तो आने वाला भविष्य क्या होगा झारखंड का? धीरज जी, हालांकि ये कानूनी सवाल नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। मैं एक सामाजिक होने के नाते और समाज से जुड़े रहने के वास्ते से बताता हूं कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो जी, वो हमारे राज्य को खोखला करती है और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है जी। इसलिए राज्य की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जाहिर तौर पर हमारा भी यही कहना है कि राज्य बदनाम नहीं होना चाहिए, देश बदनाम नहीं होना चाहिए, राज और देश झुकना नहीं चाहिए और ऐसे अधिकारियों के वजह से तो बिल्कुल भी नहीं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया धीरज जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण और इमरान भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखेगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।